हेलो दोस्तों, कैसा है सब लोग। आज मैं सी टेट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। सी टेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, लेकिन कोरोना पीरियड के बाद ये 2022 में ये अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो ये दिसंबर में होने का चांसेस है सी टेट का एग्ज़ाम का, और ये दिसंबर में ही पेपर होंगे। सी टेट के अंदर 2 पेपर होता है, एक होता है 1 to 5 के लिए, एक होता है 6 to 8 के लिए। क्लास 1 to 5 के लिए पेपर 1 माना जाता है और 6 to 8 के लिए पेपर 2 माना जाता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ, ईवीएस, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश के जगह पे संस्कृत भी ले सकते हैं, है ना। ये 5 सब्जेक्ट होता है और पर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 150 का होता है और इसके अंदर 2 सेक्शन में बांट दिया जाता है। 15+15 15 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट्स के ऊपर और 15 क्वेश्चन होता है पेडागोजी के ऊपर। इसी तरह से इसमें भी 15 होता है कंटेंट, 15 होता है इसके ऊपर पेडागोजी, और इसमें 30 का 30 सीडीपी ही होता है। इंग्लिश में भी सेम तरीका, इसके अंदर पैसेज आ जाता है, और हिंदी में भी पैसेज जो गद्यांश और पद्यांश प्लस 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजी के ऊपर आता है। टोटल टाइम जो दिया जाता है वो 2 hours 30 minutes, मतलब 150 क्वेश्चंस के ऊपर 150 मिनट दिया जाता है। ठीक है जी। अब 150 डिवाइड बाई 150 मिनट्स मीन्स पर क्वेश्चन 1 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। फिर सेम तरीके से 6 to 8 में आता है। पेपर 2 में सब चीज़ सेम, मैथ का वही स्थिति, सीडीपी सेम, इंग्लिश या संस्कृत, और इसमें हिंदी। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक सब्जेक्ट, एक होता है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, और एक होता है मैथ और साइंस। सोशल साइंस जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे, और मैथ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे वो भरेंगे यहाँ पे मैथ से या फिर साइंस से, है ना। मैथ या साइंस से ये सेक्शन हो जाएगा। सोशल साइंस के लिए ये होंगे। पेपर 2 में भी इतना ही 150 क्वेश्चन और 2 घंटा 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें ये चाहिए कि एग्जामिनेशन में 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जो आ रहा है आंसर उसको तो टिक करोगे ही करोगे करेक्टली, और जो नहीं आ रहा है तो छोड़ के नहीं आना है, उसे भी टिक करके आना है। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब मैं मैथमेटिक्स के ऊपर 1 to 5 और 6 to 8 के लिए मैथ का कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मेरे वीडियो में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होगा और कितने तरह का क्वेश्चन बन सकता है वो पूरा का पूरा समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो वो हर स्टूडेंट के पास पहुंच जाए जो इस का हकदार हैं। ठीक है, तो मैं मैथमेटिक्स का जो पेपर फर्स्ट है जो 1 to 5 उसके कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर रहा हूँ, वो चीज़ आप लोगों को अभी देखना है। जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि
आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा जो भी मैं लिख रहा हूँ। जैसे हो गया कि आपको एक कुछ डेटा दिया जाएगा मार्केटिंग करने के ऊपर। जैसे आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकान में, तो वहाँ पे कुछ चावल हो गया, है ना, 1 केजी 2 केजी चावल खरीदते हैं, चना खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, पिसा हुआ धनिया खरीदते हैं। यानी ये सभी सामान का क्या हो गया, आपको रेट दिया हुआ रहेगा। और फिर 2 केजी 4 केजी 5 केजी इस हिसाब से जितना अमाउंट है वो परचेज करेगा। फिर पूछेगा कि टोटल रुपीज़ कितना आपने पे किया, या फिर जितने का सामान हुआ और आपने उसको अगर ज़्यादा पैसा दे दिया दुकानदार को, तो दुकानदार आपको कितना रुपया रिटर्न करेंगे। यानी कि आपको जो सोचना है, वो जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लेवल तक का ही होगा, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीज़न, उसका एडिशन, बस इसी के ऊपर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। डायरेक्टली नहीं देगा लेकर के कि 1 + 2 + 3 बताओ कितना होगा। ओके, तो बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, बस उसको आपको मतलब बिना पेन पेपर उठाए आपको यूज करना होगा। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन दिया है देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न में से अंकित की गई है। इंग्लिश हो या फिर हिंदी वाले बच्चे हो, मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होता है, सब चीज़ समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी सब्जेक्ट में हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक किराने की दुकान है, स्टेशनरी का शॉप है, और सामान का मूल्य का जो है ना लिस्ट दिया है, प्राइस लिस्ट बना हुआ है। जैसे चावल हम 1 केजी खरीदते हैं तो इसका जो कॉस्ट है 70 रुपीज़ है। चना चावल 1 केजी खरीदते हैं तो 90 रुपये है। गेहूं का आटा 1 केजी का 45 रुपये है। पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम का 40 रुपये है, 250 ग्राम का है। पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम का 60 रुपीज़ है। नमक एक पैकेट 25 रुपये का। बिस्कुट एक पैकेट 20 रुपये का है ना। ये आपका प्राइस लिस्ट दिया हुआ है। फिर पूछ रहा है आशीष को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ का आटा और 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पीसी हुई मिर्च एवं 2 किलोग्राम चने, शेष बचे हुए रुपए से बिस्कुट के पैकेट खरीदते हैं। यदि उसके पास 1000 है तो उसमें कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है। तो पहले क्या करो, चावल का, गेहूं का, पिसा हुआ धनिया का, ये सभी का हम पहले क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो चावल, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान देना। चावल का 1 केजी का कॉस्ट है 70 रुपीज़। चना का 1 केजी का कॉस्ट है 90 रुपया। ठीक है जी। आटा का कॉस्ट है 1 केजी के लिए 45 रुपया। धनिया मसाले का पार्ट ये 250 ग्राम है और 250 ग्राम का दाम है ये आपको 40 रुपया। मिर्च 250 ग्राम है, 250 ग्राम का कॉस्ट है 60 रुपये। सॉल्ट यानी नमक 1 पैकेट, इसका कॉस्ट है 25 रुपया। बिस्किट ये भी 1 पैकेट का कॉस्ट है 20 रुपये। अब ये 5 केजी क्या करता है, राइस खरीदता है, राइस यानी चावल। फिर 5 केजी व्हीट खरीदता है यानी गेहूँ। 250 ग्राम धनिया खरीदता है। 2 किलो चना खरीदता है, 2 केजी चना खरीदता है। और शेष पैसा बच जाता है उसको बिस्कुट खरीदता है, बिस्कुट के पैकेट खरीदता है। देखो जी, 5 केजी राइस, 1 केजी राइस का कॉस्ट है 70। 5 केजी राइस का कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 350 रुपये। 5 केजी गेहूँ, देखो इस पे गेहूँ का कॉस्ट क्या दे रखा है चना, आटा, धनिया, बिस्किट, तो गेहूँ खरीद रहा है। गेहूँ का आटा 1 केजी का 45 रुपये है। ये गेहूँ का आटा है
45 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 25, 5 के 20, 2 22, 250 ग्राम धनिया, 250 ग्राम का 40 रुपया। 2 केजी चना खरीदता है, तो चना 1 केजी का 90 है, तो 2 केजी का कितना होगा, 9 दूनी 18, 180 रुपये हो गया। ठीक है, ये सबको ऐड कर दो, 5 4 2 6, 6 5 11, 11 8 19, 3 3 6 1 7, 795 रुपीज़ का ये सारा सामान हुआ, और उसके पास 1000 रुपये है। तो क्या करेंगे जी, इसको 1000 में से 795 माइनस कर देंगे, तो 205 रुपीज़ उसके पास रिमेनिंग बच जाएगा, 205 रुपीज़ रिमेनिंग हो जाएगा। तो 205 रुपीज़ का वो क्या परचेज कर रहा है, बिस्किट खरीद रहा है, और बिस्किट के लिए उसको 205 रुपये बच रहा है, तो कितना पैकेट खरीद सकता है ये। ठीक है जी, 795 हुआ, प्लस उसमें कह रहा था कि 250 ग्राम मिर्च भी खरीद रहा है, तो 60 रुपीज़ ये हो गया। सबको ऐड कर दो तो 855 रुपीज़ होते हैं। अब 855 रुपीज़ का सामान परचेज कर लिया ये बिस्कुट को छोड़ करके, तो 1000 उसके पास था, 855 माइनस कर देंगे, तो ये 145 रुपीज़ उसके पास शेष बच जाएगा। अब इतने रुपए का 145 रुपये का वो क्या खरीदेगा, बिस्किट खरीदेगा। यहाँ देखते हैं बिस्किट का एक पैकेट 20 रुपये का है, तो इसमें 145 में से 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 72.5 डिवाइड बाई 10, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये लगभग 7.25 आएगा। तो होल नंबर में 7 है, कितना पैकेट परचेज करेगा ये, 7 पैकेट परचेज करेगा। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है, 100% आएगा तो आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट, एक क्वेश्चन बोर्ड मास के ऊपर आएगा, बोर्ड मास। इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आएगा। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का काम होगा। ओ से क्या होता है, ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, ब्रैकेट हो गया, फिर का हुआ। डी से होता है डिवीजन, फिर भाग का होगा। एम से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई का काम होगा, गुना का। फिर होता है ऐड, फिर होता है सब्ट्रैक्ट। ऐड मने प्लस, सब्ट्रैक्ट मने माइनस। इस प्रोसेस सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ यानी कि का दे रखा है तो ये होगा। डी से डिवीजन भाग होगा, एम से मल्टीप्लिकेशन होगा, ए से ऐड होगा और एस से सब्ट्रैक्ट होगा। मैं पूछा हुआ क्वेश्चन एक दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 14.5 इंटू 3 प्लस 18 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 इंटू 12.5। इसमें देखो, इसमें मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है और माइनस है। तो अगर हम लोग डी मास से देखते हैं, सिर्फ डी मास के कंसेप्ट, तो पहले क्या आता है, डिवीजन। तो देखो इसके आगे पीछे क्या है, प्लस माइनस है, तो अब डायरेक्टली इसको जो है ना, इस चीज़ को डिवाइड करके हम लिख सकते हैं 6। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 4 42, 1 43, 1 पॉइंट, फिर प्लस, इधर से 12 3 36, 5 3 15, 1.5 और 36, 37.5 आया। इसमें से इसको ऐड कर दो, 6 को इससे ऐड करेंगे तो 49.5 माइनस 37.5, 0 से 0 गया, 7 2 9 और ये, तो आंसर कितना आ गया, 12। ऑप्शन में क्या है, बच्चे फंस गए थे, कई सारे बच्चे फंसे थे, मैं अभी बता रहा हूँ। ये ऑप्शन में दिया है 6, बी में दिया है 12, सी में दिया है 56 और डी में दिया है 120। अगर बच्चे सावधानी पूर्वक सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखा है डी 12.0 है, बट जल्दीबाजी में टेस्ट के अंदर क्या किया है बच्चा, 120 पे टिक मार दिया, जो कि गलत है। आंसर क्या होगा, 12 होगा। 12.0, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब 12 आंसर होगा। तो जल्दीबाजी नहीं करना है, देख करके आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और आता है अनदर टाइप का,
जो रेलगाड़ी के ऊपर बेस्ड होता है, ट्रेन के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे कहेगा कि ट्रेन दिल्ली से सुबह के 7 बजे चली है, पटना शाम के 7 बजे पहुंचती है, दोनों के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, तो आप इसका औसत चाल बताएं। एक तो ये पूछता है। दूसरा है क्वेश्चन कि मान लो कि दिल्ली से 11:50 पे, सुबह के 11:50 पे रवाना होती है और अगले दिन शाम को 7 बजे पहुंचती है पटना, तो बताओ कितना टाइम लगा होगा उसको यहाँ तक आने में। है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन पूछता है क्योंकि ये लेवल क्या है 1 to 5, बार बार आपको याद दिला रहा हूँ 1 to 5, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। ये नहीं कि अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हम अलग अलग फार्मूला निकालना शुरू कर दें, है ना, जो कि 11th में पढ़ते हैं। वो सभी फार्मूला आपको यहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि NCF क्या कहता है, NCF 2005 फार्मूला को यूज नहीं करना है, आपको बेसिकली समझाना है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विशाखापत्तनम से 1 सितंबर 2019 को 1 सितंबर 2019 को सुबह के 4:48 से प्रस्थान करती है। कहाँ से? ये विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम से ये चलना शुरू करती है और ये पहुंचती है अपने गंतव्य स्थान पे, जहां इसको जाना है गंतव्य। कब ये पहुंचती है? ये 2 सितंबर को, 2 सितंबर 2000 क्या है 19। कब पहुंचती है? कितने बजे? 17:37 पे पहुंचती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना लगा। देखो कितना आसान है, यहाँ से इतने बजे चलना शुरू किया और इतने बजे ये पहुँच रहा है। सुबह का कह रहा है ये, तो AM हो गया, और 17 बज रहा है, इसका मतलब ये PM होगा, शाम के, है ना। तब बताओ 1 सितंबर को चला, 2 सितंबर को पहुँचा, तो 1 सितंबर को 4:48 पे, इसको अगर हम 5 बजा दें तो इसमें प्लस 12 मिनट करेंगे तो 5 बज जाएगा। ये 1 सितंबर को सुबह 5 बजे चला, 2 सितंबर के सुबह 5, 2 सितंबर को, ध्यान देना जी मैं कैसे पकड़ रहा हूँ, 2 सितंबर को सुबह 5, कितना घंटा हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है जी, सुबह हो गया। ये कितना बजा है? 2 सितंबर को सुबह के 5 बज रहे हैं, और पहुंचता है 2 तारीख को शाम में, कितने बजे? 5:17 का मतलब होता है 5:37, है ना, 5:37। तो कितना घंटा इधर हो गया? सुबह के 5 से शाम के 5, 12 घंटा हुआ। तो 24 और प्लस 12, 36 घंटा तो ये हुआ। अब मिनट 37 मिनट, इधर जोड़े थे 12 मिनट, तो 36 घंटा 49 मिनट करेक्ट आंसर होगा। तो एक तो ये टाइमिंग के ऊपर पूछ लेता है, तो 36 घंटा 49 मिनट में ये पूरा का पूरा समय कवर कर लिया है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आया ही है तो हम कुछ फॉर्मूला भी जान लेते हैं, चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है, समय क्या होता है। ओके, तो चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर दूरी किलोमीटर में है तो आवर में है, किलोमीटर पर आवर चाल का मात्रक होगा। अगर क्वेश्चन में दूरी जो है मीटर में दे रखा है तो टाइम हमारा सेकंड में होगा, तो किलोमीटर पर सेकंड, तो ये मात्रक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि दिल्ली से पटना एक ट्रेन जा रही है और इस दोनों के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये सुबह 5 बजे चलती है, सुबह के 5 बजे AM में, और ये शाम के ये 2 बजे पहुंचती है।
मतलब दोपहर में ये 2 बजे पहुंचती है। पूछ रहा है कि बताओ औसत चाल कितना है, औसत चाल क्या है। तो अभी बताया चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 1000 और टाइम कितना ले रहा है सुबह के 5 और दोपहर के 2। तो सुबह से 5 जो है 7 घंटा तो बजा दो 12 और उसके बाद 2 घंटा और जो 7 2 9 यानी कि 9 आवर होगा। तो ये किस यूनिट में आएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसी को अगर किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा तब क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा 1000/9 इसी को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा जैसे 5000 ऊपर में आएगा 18×9 = 162 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक यूनिट कन्वर्सन हो गया। किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो किलोमीटर पर आवर वाले टर्म को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसी जगह पे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो इसी को पलट देते हैं, तब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और आता है सिक्के के ऊपर। इसमें बोलेगा कि 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 50 रुपये के नोटों की संख्या दिया हुआ है, कुल राशि दिया हुआ है। तो बताओ कि इंडिविजुअल जैसे 10 रुपये के कितने होंगे नोट्स, 20 रुपये के कितने होंगे नोट्स, है ना। इस तरीके के सवाल आते हैं। अभी समझाता हूँ क्या है ये। मान लो एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि रामू के पास केवल 2 रुपया का सिक्का है। कितने रुपये का सिक्का है 2 रुपये का सिक्का है रामू के पास और 5 रुपये का सिक्का है। रामू के पास 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। यदि उनके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है, मतलब 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या इसके पास है 36, यानी 36 सिक्का है 2 रुपये 5 रुपये के हिसाब से दोनों को मिला करके। और कुल राशि कितना है, यानी टोटल रुपये कितना दिया है 105 रुपये। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है। 2 रुपया है ना, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। रामू के पास 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि जो है अमाउंट 105 रुपये है, तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत इजी है, पहले ये समझो फिर मैं इस ऑप्शन से बताऊंगा इसको। ऑप्शन क्या दे रखा है मैं लिख दे रहा हूँ बगल में। ऑप्शन ए है 26 रुपया, 26 सिक्का, 10 सिक्का। इसके बाद 25 11, सी ऑप्शन 21 15, 24 12, इनमें से ऑप्शन चुनना है। तो देखिए हम लोग इसको थोड़ा कंसेप्ट वाइज बनाते हैं कि बनता कैसे है। मान लो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, 2 रुपया और 5 रुपया दोनों मिलाकर सिक्कों की संख्या कितना है 36 रुपये है, 36 सिक्के हैं। तो अगर 2 रुपये को हम x मान लिए हैं तो 36 वाला कितना बच जाएगा, 36 में से x को माइनस कर देंगे तो 5 रुपये हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x, मतलब x संख्या है और 2 रुपया है तो 2x रुपीज़ हो जाएगा। टोटल 36 माइनस x को 5 से गुणा कर देंगे तो कुल राशि जो है 105 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x 105, 2x माइनस 5x माइनस 3x, ये राइट साइड दिया 105 माइनस
180, ये माइनस में 75, x का वैल्यू -3 से डिवाइड हो जाएगा। x कितना आ गया 25। देखो जी, अगर x हमने 2 रुपये का मान रखा था तो 25 बना था। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या 25। देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, एक ही जगह दिख रहा है, इसी को मार देंगे टिक। दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा 11 ही होगा, क्योंकि उसमें 11 प्लस करेंगे 36 हो जाएगा। अब ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 2 रुपये का सिक्का और ये 5 रुपये का सिक्का है। ये 2 रुपये का सिक्का है और ये 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 25 को डबल करेंगे 50 होगा, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा। ऐड करेंगे 105 रुपया, इसी में हो रहा है, इसलिए आंसर यही होगा। एक ही बार में तब से क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42 है, इसे देखिए क्या कह रहा है। एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग आधे वृक्ष यूकलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष बचे हैं। ऑप्शन इस प्रकार है 36, 12, 18 और 6। आप इसे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने पर देरी है। एक भाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर मुझे खुद बनाना होता तो मैं बहुत फास्ट बना चुका होता बच्चे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन को, और फिर देखिए इसको बनाते कैसे हैं। एक बाग में वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6वां भाग है, मतलब एक फुलवारी है, उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, उनमें जो जामुन का वृक्ष है वो कुल वृक्षों का 6वां भाग है। आधे वृक्ष यूकलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। आधे मतलब आधे वृक्ष यूकलिप्टस के, मतलब क्या हुआ, जितना जंगल में वृक्ष है, बागों में वृक्ष है, उसका आधा यूकलिप्टस का है, और जो बच जाएगा वो पीपल का है। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल का कितना हो जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं हम। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लेता हूँ बाग में वृक्षों की संख्या x है, मतलब कुल वृक्षों की संख्या कितना है x है, तो जामुन का वृक्षों की संख्या कितना हो जाएगा x / 6, क्योंकि 6वां भाग है, और आधा वृक्ष है यूकलिप्टस के हैं, तो वृक्ष कुल वृक्ष तो x था, तो x का आधा यानी x/2, x/2 क्या होगा यूकलिप्टस के हो जाएगा। ठीक है जी। अब फिर पीपल का वृक्ष निकालना है, तो कुल में से जामुन और यूकलिप्टस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पीपल का निकल जाएगा। ठीक है जी, देखो कैसे बनाता हूँ। 42 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमने क्या कर लेते हैं, बाग में वृक्षों की संख्या क्या है x है, तो जामुन के वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगा x/6 हो जाएगा, और यूकलिप्टस के जो हैं वो आधे हैं x/2, तो पीपल का कितना होगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे, कुल में से माइनस कर देंगे, है ना। एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x + 3x, x - 4x/6, एलसीएम ले लेंगे x/3 आ जाएगा। ये पीपल की संख्या x/3 हो गया। और इस क्वेश्चन में जो है ना, जामुन के वृक्षों की संख्या दे रखा है 6, तो जामुन के वृक्षों की संख्या 6 दे रखा है, इसी जगह से हम लोग x/6 = 6, देन x = what 36, यानी बागों में कुल संख्या कितना हो गया जी, बागों में कुल संख्या कितना हो गया 36। यहाँ पे पीपल में कितना आया x/3, टोटल कितना था 36, 36 / 3 कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12 पेड़ बचेंगे। नेक्स्ट टाइप का ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आता है। ज्योमेट्री में मेंसुरेशन चैप्टर से या तो आएगा स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे, इसी दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। जैसे
एक स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है, एक वर्ग की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, सभी साइड बराबर होता है, सभी कोण 90-90 डिग्री का होता है, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके दो डायगोनल होते हैं और ये दोनों डायगोनल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी एक भुजा ए है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो परिमाप होता है, इसके चारों भुजाओं का योग होता है। तो अगर एक भुजा ए है, दूसरा भी ए होगा, तीसरा भी होगा और चौथा भी होगा। तो जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जिसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं, वो 4 गुना भुजा होता है। यानी कि परिमाप को हम लोग कह सकते हैं भुजाओं के चारों ओर के योग को परिमाप कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया, तो भुजा स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका डायगोनल की लंबाई पूछेगा, विकर्ण की लंबाई पूछेगा, तो √2 इंटू भुजा होता है। इससे ज़्यादा आपको 1 to 5 में नहीं पूछेगा, मैक्सिमम यहाँ और यहाँ, डायगोनल के ऊपर नहीं जाएगा वो। नेक्स्ट रेक्टेंगल लेते हैं, जिसको हम लोग आयत कहते हैं। आयत में सिर्फ और सिर्फ एडजेसेंट साइड होती है जो इक्वल नहीं होता है, यानी ये और ये दोनों साइड एडजेसेंट साइड कहते हैं, बगल वाला। ये दोनों आपका इक्वल नहीं होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90-90 डिग्री का होता है। इसमें भी क्या है, 2 ही विकर्ण होते हैं। इसमें भी कितने विकर्ण होते हैं, 2 ही विकर्ण होते हैं। ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी चौड़ाई होती है। जो इसका परिमाप निकलता है पेरीमीटर, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से डिनोट करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा और इसका डायगोनल होगा √L² प्लस B² होता है। ठीक है जी। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत का 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। जैसे देखो, एक आयत है, एक क्वेश्चन है, एक आयत है यानी रेक्टेंगल है, इसकी 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत को, यानी कि 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये लंबा है 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इसे 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, यानी कि 4 बराबर आयतों में बांटा। रेक्टेंगल में कैसे बांटेगा, ऐसे बीचों बीच काट दो, ऊपर से बीचों बीच काट दो। तो प्रत्येक यानी कि एक एक का परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, जो इतना इसका होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही, क्योंकि तीनों इक्वल इक्वल भागों में बांट दिया है। क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, एक आयत है, इस आयत की जो बीमा दे रखा है, लंबाई चौड़ाई, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। इसको क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 बराबर बराबर आयतों में, समान आयतों में बांट दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। तो प्रत्येक आयत का परिमाप क्या होगा, यानी इसका परिमाप क्या होगा। तो देखो जी, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये पूरी लेंथ कितना है 10, इसका आधा कितना हो जाएगा 5, ये पूरी लेंथ कितना है 8, आधा कितना हो जाएगा 4, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। इसके लिए लंबाई हो गया 5, चौड़ाई हो गया 4। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू 5 प्लस 4, 5 4 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो आपको बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस ज्योमेट्री में देखने को मिलेगा, ना कि स्फेयर आएगा, ना कि शंकु आएगा, ना सिलेंडर आएगा। जो हायर क्लास में पढ़ते हैं वो सब टाइप का क्वेश्चन आपको आने वाला नहीं है। बस स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये बेसिक ट्रायंगल हो गया, ये सभी, क्योंकि बेन हेले CDP में जो है मैथमेटिक्स के बिहाफ पे बेन हेले ने मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दिया था, 5 स्तर बताया था, जो कि बेसिक में ही आपको निपट जाता है। ठीक है जी। तो आपको अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है, सीटेट के लिए कुछ काम का चीज़ लगा है, तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, साथ ही साथ
सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ अगले वीडियो के लिए रेडी रहें। नेक्स्ट जो मेरा एक्सप्लेनेशन है इसी में और क्वेश्चंस में अप टू डेट करता रहूँगा। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।